Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of preemption under KP Preemption Act 1987. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब ये प्रियम्पशन इटसेल्फ क्या है, हम बहुत बार सुन चुके हैं प्रियम्पशन सूट, शुफे का दावा। अब ये शुफा क्या है, किस तरह से फाइल किया जाता है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहले प्रियम्पशन का वर्डली मीनिंग देखें तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। Pre mean before and emption mean right to purchase. So preemption as a whole means right to purchase before others. अब राइट टू परचेज बिफोर अदर, दूसरों से पहले आपका ये हक है कि आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हो। अब क्यों परचेज कर सकते हो, आपको ये राइट क्यों दिया गया है, ये चीज हम प्रियम्पशन के इस एक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम केपी प्रियम्पशन एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस कर देते हैं जो कि इस पूरे एक्ट में यूज हुई हैं, ताकि हमें इजीली चीजें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इस एक्ट के अंदर जिस चीज को डिफाइन किया गया है, अगर आप डेफिनेशन क्लॉज में देखें तो वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? द लैंड और एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, जिसमें हमारे पास लैंड आती है, बिल्डिंग्स आती हैं, हाउसेज आते हैं, ये तमाम चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई हैं। दूसरी चीज डिफाइन की गई है प्रियम्प्टर को। अब प्रियम्प्टर कौन है? अ पर्सन हु हैज द राइट ऑफ प्रियम्पशन, ऐसा बंदा जिसके पास हक है प्रियम्पशन का। अब प्रियम्पशन क्या है? राइट ऑफ प्रियम्पशन, right of preemption means the right to acquire by purchase an immovable property in preference to other person by the reasons of such right। यानी कि ऐसा राइट जो आपको दिया गया है कि आप किसी immovable property को परचेज कर सकते हो दूसरों से प्रेफरेंस में, यानी कि इन प्रेफरेंस ऑफ अदर से मुराद क्या है कि आपको कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं जिनकी बिना पर आप दूसरों से पहले हक रखते हो कि आप उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हो। अब ये राइट ऑफ प्रियम्पशन अराइज कब होता है? इट ऑलवेज अराइज इन केस ऑफ द सेल। जब कोई पर्सन अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं तो आपकी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर प्रियम्पशन का राइट अराइज हो जाता है। अब वो कौन से राइट्स हैं जो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी को के ऊपर दिए गए हैं इन प्रेफरेंस टू द अदर, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो द राइट ऑफ प्रियम्पशन शैल वेस्ट इन। अब कुछ कैटेगरीज हमें आगे बताई गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं, उन राइट्स को बताया गया है जिनकी हम बात करते हैं कि इन राइट्स की वजह से, इन हकूक की वजह से आपका पहला हक बनता है किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का। सो देयर आर बेसिकली द थ्री कैटेगरीज ऑफ द पर्संस इन विच राइट ऑफ प्रियम्पशन वेस्ट। नंबर वन, फर्स्टली इन शाफी शरीक। नाम से ही जाहिर है शाफी शरीक, शरीक है जो आपके साथ शराकतदारी रखता है। शाफी शरीक मीन्स a person who is the co-owner in the corpus of undivided immovable property sold with other person or persons। ऐसा बंदा जो आपके साथ co-owner है उस immovable property के अंदर, खाता शरीक है, यानी कि एक खसरे में आप भी मालिक हो और आपके साथ कोई और पर्सन भी मालिक है। सो यहाँ पर आप दोनों की सिचुएशन क्या आ गई कि आप खाता शरीक हो। सो अगर कोई बंदा किसी के साथ खाता शरीक है तो पहला राइट उसका बनता है उस प्रॉपर्टी को खरीदने का। सेकंड कैटेगरी आती है शाफी खलीद की। शाफी खलीद से क्या मुराद है? अ पार्टिसिपेटर इन द स्पेशल राइट्स अटैच टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड सच एज राइट ऑफ पैसेज, वाटर और राइट ऑफ इरिगेशन। ऐसा बंदा जिसके उस जमीन के साथ कुछ राइट्स अटैच है, यानी कि उस जमीन से उसका कोई राइट ऑफ पैसेज है, कोई राइट ऑफ वाटर है, कोई इरिगेशन का राइट है, तो फिर पहला हक उसका बनता है कि वो इस प्रॉपर्टी को आपसे खरीदे। सो पहली आ गई शाफी शरीक, सेकेंडली शाफी खलीद, थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास शाफी जार की।
शाफी जार कौन है? शाफी जार मीन्स अ पर्सन who has the right of preemption because of owning an immovable property adjacent to the immovable property sold. अब शाफी जार में क्या चीज बताई गई है? एडजेसेंट प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ऐसी जमीन जिसको सेल आउट किया जा रहा है और उसके साथ मुल्हिका आपकी कोई जमीन है, कोई जमीन जुड़ी हुई है उस प्रॉपर्टी के साथ। सो जहां पर आपकी एडजेसेंट लैंड है तो आपका राइट अराइज हो जाएगा कि आप उस प्रॉपर्टी को पहले परचेज करो। अब ये जो यहां पर बात की गई है शाफी जार में एडजेसेंट लैंड की, सो यहां से शुफे का कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि हमें कुरान एंड सुन्ना से ये राइट दिया गया है। क्यों? कि कुरान और सुन्ना के अंदर भी राइट ऑफ प्राइवेसी को मेंटेन किया जा रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 भी इस राइट को एक्सप्लेन करता है। सो इस राइट ऑफ प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए शुफे का राइट एक्सरसाइज करवाया गया था, इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ऑब्वियसली आप किसी जगह पर रह रहे हो और उसके साथ कोई जमीन है जो सेल आउट की जा रही है, तो सबसे पहला राइट आपका है कि आप उस प्रॉपर्टी को खरीदो ताकि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, बजाय इसके कि कोई दूसरा बंदा आए और आपके घर में इंट्रूड करे, आपकी प्राइवेसी को इंटरप्ट करे। सो ऐसी सूरत में इस राइट ऑफ प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए आपका राइट पहले अराइज होता है। सो ये 3 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर जिन पर्सन्स को एक्सप्लेन किया गया है उनका राइट पहले बनता है प्रॉपर्टी को परचेज करने का। सो ये जो हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस की, शाफी शरीक, शाफी खलीद, शाफी जार, अब इनमें भी कुछ प्रेफरेंस दी गई है कि अगर तो कोई बंदा शाफी शरीक है तो वो एक्सक्लूड कर देगा शाफी खलीद को। इसी तरह अगर खाता शरीक नहीं है तो फिर शाफी खलीद एक्सक्लूड कर देगा शाफी जार को। सो इन 3 कैटेगरीज में भी जो हमें ऑर्डर बताया गया है वो क्या कहता है कि पहला दूसरे को एक्सक्लूड कर देगा, दूसरा तीसरे को एक्सक्लूड कर देगा। जिसका राइट पहले बनता है उसके ऊपर राइट ऑफ प्रीएम्पशन पहले अराइज होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी सेल आउट की जा रही है, तो जो बंदा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन तीनों बंदों को नोटिस प्रोवाइड करेगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने जा रहा हूं, अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो वो मेरी इस प्रॉपर्टी को आके परचेज करे। लेकिन अगर ये बंदा इन तीनों लोगों को नोटिस नहीं देता और इन लोगों के नॉलेज में ये बात आ जाती है कि फलां प्रॉपर्टी सेल आउट की जा रही है, तो फिर आप अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज करोगे बाय मेकिंग डिमांड्स। अब 3 तरह की डिमांड्स हमें बताई गई हैं जिनके अकॉर्डिंग एक बंदा अपने राइट ऑफ प्रीएम्पशन को एक्सरसाइज करेगा। नंबर 1 इज तलबे मुवातिबत। तलबे मुवातिबत से क्या मुराद है? Immediate demand by the preemptor in the sitting or meeting in which he has come to know of the sale, declaring his intention to exercise the right of preemption. जिस दिन आपको इस प्रॉपर्टी के सेल के बारे में पता चला उसी वक्त आपने इमीडिएट डिमांड करनी है। जिस मजलिस में आप बैठे हुए हो उसी सेम सिटिंग में, सेम प्लेस पर, सेम जगह पर आपने जंपिंग डिमांड करनी है। इसको हम कहते हैं जंपिंग डिमांड। फौरी तौर पर आपने अपनी ये तलब पूरी करनी है तलबे मुवातिबत की। सेल का नॉलेज हुआ, सबसे पहला काम आपने क्या है? अपनी इंटेंशन डिक्लेयर करनी है कि आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर शुफे का हक रखते हो, आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर शुफा कर रहे हो। यानी कि आपने बताना है कि आप अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज करना चाहते हो, आपको सेल के बारे में पता चला है, यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दिस प्रॉपर्टी। सो जिस मीटिंग में आप बैठे हुए हो वहां पर कुछ लोगों की मौजूदगी में, कुछ विटनेसेस की मौजूदगी में आपने इस चीज का इजहार करना है। अब पहली तलब आपने पूरी कर ली, तलबे मुवातिबत। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड तलब के ऊपर, दैट इज तलबे इशहाद। अब तलबे इशहाद से क्या मुराद है? डिमांड बाय इस्टेब्लिशिंग द एविडेंस। अब ये तलब आपने पूरी करनी है बाय इस्टेब्लिशिंग द एविडेंस। आपने सबूत इस्टेब्लिश करना है। और वो आप कैसे इस्टेब्लिश करोगे कि इस तलब के अंदर
आपने नोटिस भेजना है उस बंदे को जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर चुका है। यानी कि केपी प्रीएम्पशन एक्ट 1987 के सेक्शन 13 सब क्लॉज 3 के अंदर आपने नोटिस भेजना है, जिस नोटिस के अंदर आपने अपनी प्रॉपर डिटेल ऑफ द सेल मेंशन करनी है कि मुझे फलां मजलिस में इस सेल के बारे में पता चला था, वहीं बैठे लोगों की मौजूदगी में मैंने शुफे का ऐलान कर दिया है, अब आप अपनी ये प्रॉपर्टी मुझे सेल आउट करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके अगेंस्ट दावे का हक महफूज रखता हूं, मैं आपके खिलाफ कोर्ट केस करूंगा। सो ये जो आपने नोटिस भेजना है उस पर्सन को जो अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर चुका है, जिसके अगेंस्ट आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज हो चुका है, इस नोटिस को आपने भेजना है विद इन 14 डेज ऑफ द नॉलेज ऑफ द सेल। जिस दिन से आपको नॉलेज हुआ सेल का, आपने पहली तलब की, जंपिंग डिमांड की, उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपने इस पर्सन को नोटिस भेजना है। और ये नोटिस आपने भेजना है थ्रू रजिस्टर्ड डीड, यानी कि ताकि आपके पास एक प्रूफ हो, एक्नॉलेजमेंट कार्ड हो कि कल को आप इस चीज़ को प्रूफ कर सको कि मैंने इसको नोटिस भेजा था। अब तलबे मुवातिबत भी होगी, तलबे इशाद भी होगी। वो बंदा आपको प्रॉपर्टी सेल नहीं करना चाहता तो फिर आप अपनी तीसरी तलब पूरी करोगे, दैट इज तलबे खसूमत। तलबे खसूमत से क्या मुराद है? डिमांड बाय फाइलिंग ऑफ द सूट। यानी कि अब आपने पहली 2 डिमांड्स पूरी कर दी, वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है आपको प्रॉपर्टी सेल आउट करने में, तो आपने अपनी तीसरी डिमांड पूरी करनी है, कोर्ट में सूट फाइल करना है। और ये जो 3 तलबे हैं इनको पूरे करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो क्या है? 120 डेज। सेल का नॉलेज होने के 120 दिन के अंदर अंदर आपने नोटिस भी भेजना है, आपने कोर्ट के अंदर सूट फाइल करना है। 4 महीने का आपके पास टाइम है। कोर्ट के अंदर जब आप सूट फाइल करोगे तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपके पास क्या है कि आपने विद इन 30 डेज 1/3 ऑफ दी सेल आपने जो है जरे समन जो है वो कोर्ट में सबमिट कराना है। यानी कि जितनी उस प्रॉपर्टी की अमाउंट है उसका 1/3 हिस्सा आपने कोर्ट के अंदर सबमिट कराना है, सिर्फ इस चीज को प्रूव करने के लिए दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दिस प्रॉपर्टी। आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए ये सूट फाइल नहीं किया, बल्कि आप सीरियस हो और आप इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो। सो 30 दिन के अंदर आपने ये जरे समन कोर्ट में सबमिट कराना है। इस जरे समन को सबमिट करने के लिए कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। अगर आप ये जरे समन कोर्ट में सबमिट नहीं करते तो आपका सूट ऑटोमेटिकली डिसमिस कर दिया जाएगा। अब इस सूट के दौरान जिस पर्सन को ये प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है, अगर वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट्स करता है, यानी कि किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन करता है आफ्टर नोइंग कि कोर्ट में सूट फाइल हो गया है शुफे का, तो फिर बाद में अगर ये मुकदमा आपके हक में डिसाइड हो गया तो वो बंदा आपसे इन इम्प्रूवमेंट्स को क्लेम नहीं कर सकता। यानी कि ऑब्वियसली उसके नॉलेज में ये बात थी कि कोर्ट पे सूट चल रहा है, तो उसको क्या जरूरत थी कि वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सो इन कंस्ट्रक्शन की, इन इम्प्रूवमेंट्स को, इसके जो पैसे हैं वो आपसे डिमांड नहीं कर सकता। अब जब आपने कोर्ट में सूट फाइल किया है तो आपने अपनी इन दोनों तलबों को प्रूफ भी करना है। तलबे मुवातिबत को आप कैसे प्रूफ करोगे कि जिस बंदे में के सामने, जिस मीटिंग में, जिस मजलिस में आपने शुफे का ऐलान किया है, उस मजलिस के गवाहों को बुलाया जाएगा जो इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि आपने फलां दिन सेल का नॉलेज होते ही शुफे का ऐलान कर दिया था। इसी तरह तलबे इशाद का जो नोटिस है वो आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपने जो रजिस्टर्ड डीड के थ्रू इसको भेजा था, आप डाकखाने का रजिस्ट्री क्लर्क या डाकखाने का पोस्टमैन आएगा जो कि कोर्ट के अंदर इस चीज़ को प्रूफ करेगा कि आपकी तरफ से बाकायदा तलबे इशाद पूरी हो चुकी थी। फिर आपने तब अपनी तलबे खुसूमत की शर्त को पूरा करते हुए कोर्ट में सूट फाइल किया है। सो अब 1/3 जो आपने जरे समन कोर्ट में सबमिट किया था, जब कोर्ट आपके हक में फैसला सुना देती है तो बाकी जितनी भी अमाउंट है उस प्रॉपर्टी की वो आप कोर्ट में सबमिट कराओगे,
other than that 1/3 of the property which you have already submitted in the court of law. So शुफे के बारे में आपको याद क्या रखना है? मोस्टली लोग शुफे का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये कोई बहुत ही बड़ी बला है, ये क्या है शुफा। सो सिंपली शुफा क्या है हमने डिस्कस किया। ऐसा बंदा जिसको राइट ऑफ प्रीएम्पशन हासिल है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या है, फिर आपने किन बंदे को ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन हासिल है, आपने इस राइट ऑफ प्रीएम्पशन को एक्सरसाइज किस तरह से करना है, डिमांड्स किस तरह से करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।